एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने जो भ्रूणपोष के टाइप्स थे उनकी बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की हम लोग बात कर रहे थे। हमने 3 प्रकार की बात की थी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। फर्स्ट की बात हमने कर ली थी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात जो है हमने कर ली थी। अब जो दूसरा हमारा है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। सेलुलर एंडोस्पर्म की हम लोग बात सेलुलर एंडोस्पर्म जो है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर विभाजन होंगे तो विभाजन से कई केंद्रकों का निर्माण होगा। ये बात वहीं केंद्र के विभाजन में यही हो रहा था, लेकिन इस विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होगा। सेल वॉल जो है उसका निर्माण भी जो है साथ में होगा। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार विभाजन से केंद्रक और साथ में जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण होता है। ठीक है, जिससे क्या है, जो कोशिका है उसका निर्माण हो जाता है। इसलिए इस भ्रूणपोष को क्या कहा जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष में चूस्कांग विकसित होते हैं। कौन विकसित होते हैं? चूस्कांग विकसित होते हैं। चूस्कांग क्या होते हैं? ये क्या करते हैं, दूसरी कोशिका जो पास में होती है उस कोशिका से भोजन चूसने का काम करते हैं या वहाँ से अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, कोशिकीय भ्रूणपोष के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जो भी गेमोपेटेली वर्ग के सदस्य हैं जैसे वर्बेस्कम, गेमोपेटेली वर्ग के जितने भी सदस्य हैं जैसे वर्बेस्कम, इनके अंदर कोशिकीय भ्रूणपोष जो है वो पाया जाता है। 3 नंबर अब बात करेंगे हेलोबियल भ्रूणपोष की। हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म का मध्यवर्ती होता है, अर्थात दोनों का मिक्स होता है, मध्यवर्ती होता है। कैसे होता है देखो, हेलोबियल भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रथम विभाजन होगा, फर्स्ट डिवीजन होता है तो भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भित्ति का निर्माण होता है। और ये भित्ति जो होती है ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, बिग सेल एंड स्मॉल सेल। एक तो बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका जो है वो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल की तरफ बनती है और जो स्मॉल सेल है वो निभाग या चलेजा भाग की तरफ बनती है। बड़ी कोशिका में फिर से विभाजन होने से भित्ति का निर्माण हो जाता है। बड़ी कोशिका में विभाजन होने से साथ में भित्ति का निर्माण हो जाता है, अर्थात ये पूरी कोशिका जो है वो बन जाती है जो बीजांड द्वार की तरफ स्थित होती है। लेकिन स्मॉल सेल्स के अंदर जो निभाग की तरफ उपस्थित है उसमें जो विभाजन है, विभाजन से केवल केंद्रक बनते हैं। विभाजन से मुक्त, विभाजन से केवल क्या बनते हैं, केंद्रक बनते हैं। कोशिका भित्ति है वो नहीं बन पाती है। कोशिका भित्ति का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से देख लीजिए, जब प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में प्रथम विभाजन होता है तो भित्ति का निर्माण होता है। ये भित्ति 2 प्रकार की कोशिकाएं निर्मित करती है, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ स्थित होती है जिसमें और विभाजन से भित्ति का निर्माण हो जाता है, जबकि छोटी कोशिका जो है निभाग की तरफ होती है उसमें मुक्त विभाजन से केंद्रकों का निर्माण होता है, जबकि भित्ति जो सेल वॉल है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार हेलोबियल भ्रूणपोष के अंदर कोशिका और जो केंद्रक हैं वो दोनों स्थितियां ही पाई जाती हैं। इसलिए इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड जो सेलुलर एंडोस्पर्म है उनका मध्यवर्ती इसको माना जाता है। एक बार आप ये 2 डायग्राम, आपको तीनों ही डायग्राम दिखा देता हूँ। पहला जो हमने बात की थी जिसकी केंद्रकीय जो मैंने बना दिया था, दूसरा आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, जिसमें इस प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, साथ में जो कोशिका भित्ति है
वो भी इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, गेमो जो हमने बात की गेमोपेटेली वर्ग के सदस्यों के अंदर इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, दूसरी ओर अगर एलोबियल भ्रूणपोष की बात करें तो ये सीधा ही होता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों कंडीशन ही पाई जाएंगी। अगर बात करें इस प्रकार से कोशिका भी होती हैं और साथ में इसमें जो केंद्रक हैं वो भी स्थित रहते हैं। ठीक है, दोनों स्थितियां इसमें पाई जाएंगी। हेलोबियल के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक बीजपत्री पौधों के जो हेलोबियल गण है, इसी के नाम पर यह नाम दिया गया है। हेलोबियल गण जो है ऑर्डर, उसके जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एंडोस्पर्म के प्रकारों की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म के फैक्शन की, फैक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन 3 कार्यों की हम बात करेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस समय उसको भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस एंडोस्पर्म के अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। सेकंड, भ्रूणपोष के अंदर चूसकांग उपस्थित होते हैं। अभी आपको कोशिकीय के अंदर बताया, ये क्या करते हैं, बाहर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनसे भोजन का चूषण करने का कार्य करती हैं, जिससे इसको पोषण मिल जाता है। तीसरा, बीज अंकुरण के समय जो नवोद्भिद बनते हैं, नए पादप का निर्माण हो रहा होता है, उनको भी ये क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बीज अंकुरण के समय जो नवोद्भिद बनते हैं उनको भी ये पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से एंडोस्पर्म का जो टॉपिक था वो हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे जो भ्रूण परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात हम परिवर्धन की। इसको एम्ब्रियो जेनेसिस भी बोलते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस। ठीक है ना, भ्रूण जनन, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो जेनेसिस, या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखो मैंने सब कुछ बोर्ड पे दर्शाया हुआ है, ये एकदम इजी तरीका है इसको याद रखने का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको नोट्स में ये उपलब्ध करवा दूंगा। देखो है क्या इसमें, सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन की हम अध्ययन की बात करेंगे कि सर्वप्रथम स्टडी इसकी किसने की थी, उसकी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो एक वैज्ञानिक था, हेनस्टीन। कौन था, हेनस्टीन नाम का वैज्ञानिक था। उसने 1840 में 1840 के अंदर क्रूसीफेरी कुल के जो द्विबीजपत्री पादप है, क्रूसीफेरी कुल का जो द्विबीजपत्री पादप है, क्या नाम है उसका, कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस ये एक डाइकोटोलिडनी प्लांट्स होता है, द्विबीजपत्री पादप होता है, क्रूसीफेरी कुल का ये पादप होता है। इसके अंदर हेनस्टीन ने 1840 के अंदर सर्वप्रथम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात की थी या उसका अध्ययन किया था, स्टडी की थी। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब देखिए भ्रूण परिवर्तन क्या है। भ्रूण परिवर्तन को समझने के लिए आपको इसी चैप्टर के पीछे आना होगा। तो हमने एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश के अंदर बात की थी कि जब परागनलिका के माध्यम से मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट दो मेल गेमिट हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। करने के बाद में क्या होता है, एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से मिलता है, जिसको हमने युग्मक से लेन या गेमिट फ्यूजन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या उसको ट्यूर फर्टिलाइजेशन बोला था। ठीक है, वहाँ से इस जो एम्ब्रियो परिवर्तन है इसकी जो प्रक्रिया या प्रोसेस जो होती है वो शुरू होगी। देखिए कैसे, जब पहला नर युग्मक एज सेल या अंड कोशिका से मिलता है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जब ये मिलता है, इसके अकॉर्डिंग इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसके अंदर अपनी मातृ कोशिका जितने क्रोमोसोम होते हैं, द्विगुणित कोशिका बनती है जिसको युग्मनज या आप इसको जाइगोट बोल सकते हो।
युग्मनज या इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट। इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक बनती है निभाग की ओर और एक बनती है बीजांड द्वार की ओर। एक निभाग की ओर और दूसरी बनती है बीजांड द्वार की ओर। निभाग वाली कोशिका को कहा जाता है शिरस्थ कोशिका, एपीसीएल, एपीसीएल सेल, शिरस्थ कोशिका। तथा बीजांड द्वार की ओर बनने वाली कोशिका को कहा जाता है आधारीय कोशिका, बेसल सेल, आधारीय कोशिका। 2 कोशिकाएं बनी अनुप्रस्थ विभाजन से, एक निभाग की और एक बीजांड द्वार की ओर। सबसे पहले हम निभाग की ओर जो कोशिका बनी है उसकी विस्तार से बात करेंगे। देखो, निभाग की ओर जो शिरस्थ कोशिका है इसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। अनुदैर्घ्य विभाजन जो होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों कोशिकाओं में फिर अनुदैर्घ्य विभाजन जो होता है वो होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन जो है वो होता है। तो 2 से कितनी बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। इन 4 कोशिकाओं को बोला जाता है चतुष्टाशंक। क्या बोला जाता है, चतुष्टाशंक बोला जाता है, क्योंकि 4 हैं। 4 चतुष्ट का मतलब 4, टाशंक का मतलब समूह है इनका। 4 कोशिकाएं मिलकर चतुष्टाशंक बना लेती हैं। ठीक है, यह बनने के बाद में इस चतुष्टाशंक में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अब 4 कोशिकाओं में होगा तो 4 से कितनी बन जाएंगी, 8। अब इस 8 कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे, अष्टाशंक बोलेंगे। इस समूह को क्या बोलेंगे, अष्टाशंक बोलेंगे। अब अष्टाशंक की प्रत्येक कोशिका में, 8 कोशिका में, मैं मतलब यही है कहने का, 8 कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। एक तो 8 कोशिकीय बाह्य स्तर, एक तो क्या बनता है, 8 कोशिकीय बाह्य स्तर, जिसको बोला जाता है बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन। ठीक है, बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन इसको बोला जाता है, जो 8 कोशिकीय बाह्य स्तर होता है। त्वचा का बाह्य स्तर होता है, डर्मिस क्या होती है, त्वचा। ठीक है, और दूसरी तरफ बनती है 8 कोशिकीय आंतरिक स्तर या आंतरिक परत। 2 प्रकार की बात हो गई। ठीक है, एक परिणत विभाजन से एक तो बनी 8 कोशिकीय बाह्य स्तर और एक बनी 8 कोशिकीय आंतरिक परत। बाह्य स्तर बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, और 8 कोशिकीय जो आंतरिक परत है उसके अंदर वो किसका निर्माण करेगा, बीज पत्राधार का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, बीज पत्राधार व परागकेदा तंत्र का निर्माण करेगा। बीज पत्राधार एवं परागकेदा तंत्र का निर्माण करेगा। अब इसके बाद यहाँ तक ये क्रियाएं होने पर पहले ये गोलाकार, लगभग गोलाकार शिरस्थ कोशिका होती है, लेकिन जैसे जैसे विभाजन होते आए अंत में ये हृदय आकार की हो जाती हैं, हार्ट शेप्ड हो जाती है, हृदय आकार की हो जाती है। और इसमें 2 पालियां निर्मित हो जाती हैं, अर्थात ये 2 पालियों में विभाजित हो जाती हैं। कितनी पालियों में विभाजित हो जाती है, 2 पालियों में विभाजित हो जाती हैं। 2 पालियों की अगर बात करें तो इसमें 2 बीजपत्र जो हैं वो उपस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं हम, 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। मध्य खांच से इन बीज जो पालियां जो होती हैं, इनके मध्य जो खांच होती है उस खांच से प्रांकुर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रांकुर का निर्माण होता है। ये आपको इतनी बात जो है वो किसके अंदर याद रखनी है, शिरस्थ। आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, एक पहले पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम दिखाऊंगा कैसे कोशिकाएं जो होती हैं। तो नरयुग्मक युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन 2 कोशिकाएं बनी थी। पहली शिरस्थ कोशिका जो निभाग की ओर थी उससे प्रांकुर बना, जो भ्रूण है उसका बीजपत्र बना। दूसरी ओर जो कोशिका है वो देखिए कौन सी है, बेसल कोशिका, आधारीय कोशिका।
जो बीजांड द्वार की तरफ बनती है। इस आधारीय कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, क्योंकि वहाँ कौन से हो रहे थे, अनुदैर्घ्य विभाजन। यहाँ पे अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होने पर एक 7 या 10 कोशिकीय लंबी संरचना बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 7 या 10 कोशिकीय एक लंबी संरचना बनती है। 7 या 10 कोशिकीय एक लंबी क्या बनती है, संरचना बनती है। उस संरचना को बोला जाता है निलंबक। क्या बोला जाता है, निलंबक बोला जाता है। ये जो निलंबक होता है, इसके भ्रूणीय सिरे पर स्थित कोशिकाएं, इसके भ्रूणीय सिरे पर स्थित कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित, भ्रूणीय सिरे पर जो स्थित कोशिकाएं हैं उनको अधस्फीतिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधस्फीतिका कहा जाता है। और ये अधस्फीतिका जो है आगे विभाजित होकर आगे चलकर मूलांकुर, जो मूल का अंकुरण करते हैं, और मूलांकुर शीर्ष की बात है, मूलांकुर शीर्ष का निर्माण जो है वो करती है। हम बात करेंगे बीज के परिवर्धन में। मूलांकुर और मूलांकुर शीर्ष का निर्माण किससे होता है, अधस्फीतिका कोशिका से होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी ओर इस निलंबक के जो अंतिम कोशिका है, निलंबक की क्या है, अंतिम कोशिका है, वो चुस्कांग विकसित करती है। क्या विकसित करती है, चुस्कांग। और ये चुस्कांग जो होते हैं ये भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थ अवशोषित करने का कार्य करते हैं। भ्रूणपोष से क्या खाद्य पदार्थ जो है वो अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें परिपक्व भ्रूण में, ये इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण जो है हो जाता है। 2 परिपक्व भ्रूण जो है बनने के बाद उसमें 2 बीज पत्र होंगे और एक क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है। इस प्रकार की संरचना बनेगी। ये इस प्रकार की संरचना बनती है। ये भ्रूणीय अक्ष हो गया। ठीक है, और ये जो भाग है इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बीज पत्र बोला जाता है। द्विबीज पत्र, इसमें 2 बीज पत्र जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर इसके डायग्राम आपको दिखाता हूँ। बनाने पे बहुत समय लगेगा, आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ, तो आप लोग डायग्राम देखिए, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। देखिए आप, मैंने पूरी स्क्रीन पे डायग्राम जो है वो कर दिए हैं। अब देखिए आपके सामने सबसे पहले ए दिया हुआ है। ए के अंदर आप लोग देखिए, ए में जो है भ्रूणीय कोशिका युग्मनज दे रखा है। क्या दे रखा है, युग्मनज दे रखा है। बी में आपको जो आधारीय कोशिका बनी है वो दे रखी है। उसके बाद में आधारीय कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होने से 7 से जो 10 कोशिकीय लंबा एक संरचना बनती है, जिसको क्या बोला जाता है, निलंबक बोला जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो 7 या 10 कोशिकीय युक्त होता है। ये तो बात हो गई इसकी। दूसरी ओर शिरस्थ कोशिका जो है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा अष्टाशंक का निर्माण होता है, जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको 8 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में एफ में आप देखिए आगे चलकर बाह्य त्वचाजन और जो आंतरिक स्तर है उसका निर्माण हो जाता है। 8 कोशिकीय बाह्य स्तर जिसको डर्मेटोजन कहा जाता है, और जो आंतरिक 8 कोशिकीय आंतरिक परत है वो बन जाती है। इस प्रकार पराग भ्रूण जो है उसका निर्माण हो जाता है। इसके बाद में आप एच में आइए। एच में आते आते देखिए तो बीज पत्राधार बनने के बाद में जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, हृदय आकार या दिल के आकार की हो जाती है। इसके बाद में मैंने बात की 2 पालियों के मध्य से बीज पत्र बनते हैं, और आप आई में देखिए प्रांकुर और बीज पत्र हैं, उनका निर्माण हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आधारीय कोशिका से, तो उससे जो उसका भ्रूणीय सिरा है उस पर स्थित कोशिकाओं में अधस्फीतिका बनती है, और इस अधस्फीतिका से क्या बनता है, मूलांकुर, और मूलांकुर का जो शीर्ष है उसका निर्माण हो जाता है। और अंत में जे में आपको पूरी संरचना जो है वो दिखा रखी है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका जो डायग्राम है वो है, आप मैं किताब नोट्स के अंदर इसको डाल दूंगा, आप लोग बना लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भ्रूण का परिवर्धन है, ये हमारा पूरा होता है। इसके अंदर 2-4 बातें हो रहा है, वो आपको भ्रूण अक्ष, एक भ्रूण अक्ष आपको मैंने बता ही दिया। देखिए जो भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर वाला भाग होता है ना, भ्रूण अक्ष के बीज पत्रों के स्तर का
ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बीजपत्रोपरिक बोला जाता है, या इपिकोटल जिसको बोलते हैं, बीजपत्रोपरिक इसको बोला जाता है। और इसी बीजपत्रोपरिक के शीर्ष भाग से जो है प्रांकुर बनता है, और आगे चलकर इसी प्रांकुर से क्या है, जो तना है या प्रो जो होता है उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार मूलांकुर बनता है, और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, मूल तंत्र का निर्माण होता है। जबकि भ्रूणक्ष के बीजपत्रों के स्तर से नीचे वाला जो भाग होता है उसको बीजपत्राधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजपत्राधार बोलते हैं, या हाइपोकोटल बोला जाता है। बीजपत्र जो होते हैं इनके अंदर भोजन संचित रहता है। क्या संचित रहता है, भोजन संचित रहता है, और भोजन संचित रहने के कारण ये जब इनका परिवर्धन हो रहा होता है तब इनको पोषण प्रदान करते हैं। अब देखिए आगे का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का परिवर्धन। हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा, पूरा चैप्टर जो था बीज का था वो पढ़ा था, बीज व फल का। यहाँ पे उसका छोटा सा टॉपिक जोड़ रखा है, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले जो है वीडियो इसके बारे में बना दिया है। बहुत ही शानदार वीडियो है और आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा, और मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। नोट्स के अंदर मैं डाल दूंगा, पूरा लिख के आपको जितना आपके दिया हुआ है उतना मैं आपके पास भेज दूंगा, लेकिन आपको वो वीडियो देखना है। वीडियो के लिए आप सीड्स नाम लिख के यानी ढाका लिख देना, उसके बाद अपने आप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, और साथ में उसको पूरा आप देखना, बीज की संरचना आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम बीज परिवर्धन की बात करते हैं तो बीज का निर्माण जो है वो ओवेल से होता है, बीजांड से होता है। तो बीजांड से जब बीज बनता है सीधा ही नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। देखिए बीजांड से बीज बनने में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बीजांड के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। बीजांड वृंत, इस बीजांड वृंत जो होता है, नीचे बीजांड जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है, इससे बीज वृंत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज वृंत का निर्माण होता है। नाभिका जो होती है इससे नाभिका का ही निर्माण होता है, ठीक है। बीजांड काय से अगर हम बात करें, या तो ये नष्ट हो जाता है या इससे परिभ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, परिभ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। अध्यावरण जो है, बीज के जो अध्यावरण है अंतःचोल और बाह्य चोल, उनका निर्माण होगा। बीजावरण, बीजावरण का निर्माण होगा, ठीक है, जिन्हें टेगमैन एवं टेस्टा कहते हैं। ये आप जो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर किसी को वीडियो नहीं मिले तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष जो है ये भ्रूणपोष में ही रहता है, ठीक है। भ्रूणपोष जो है भ्रूणपोष में ही रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। इसके बाद में सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो हैं ये नष्ट हो जाती हैं, पाशित हो जाती हैं। अंड कोशिका जो है ये एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। अभी बात की ना, एम्ब्रियो परिवर्धन की पूरी बात की, नर युग्मक मिलकर अंड कोशिका मिलकर किसका, एम्ब्रियो का निर्माण जो है वो करती हैं, ठीक है। द्वितीय केंद्रक है ये एंडोस्पर्म, याद करो भ्रूणपोष हम पढ़ रहे थे तब द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक मिलेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा, और उसके बाद में उसमें विभाजन से भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। शायद आपको याद आ गया हो, ये बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको इस जो चैप्टर में एक दो टॉपिक और रह गए, हमारे बीज के प्रकार दे रखे हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी, उसके बारे में बताता हूँ, और फल के बारे में दे रखा है थोड़ा सा, और लास्ट में पीडीए का अंदर टाइप्स ऑफ सीड की बात करते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो होते हैं, जिनके अंदर भ्रूणपोष, भ्रूण परिवर्धन के दौरान जो है भ्रूणपोष है वो शेष नहीं बचता है, अर्थात भ्रूणपोष उनके अंदर नहीं होता है। जैसे द्विबीजपत्री प्लांट्स जो होते हैं, मटर, मूंगफली, ये इसके आप उदाहरण दे सकते हो। आपको उस वीडियो में भी ये देखने को मिलेंगे। भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्बुमिनस बीज, ठीक है, इनके अंदर भ्रूण परिवर्धन के बाद जो है भ्रूणपोष है वो शेष रह जाता है, अर्थात भ्रूणपोष स्थित होता है। जैसे मक्का है, बाजरा है, अरंड है आदि उदाहरण इसके भी आप दे सकते हो। अब देखिए बीज की बात हमने कर ली, इसके बारे में विस्तार से आप वहाँ से पढ़ोगे। फल की बात करते हैं।
आपके 11वीं क्लास में भी चैप्टर था फ्रूट, फल। फल का निर्माण जो है वो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। निषेचन के बाद अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। इस प्रकार के फल को वास्तविक फल या सत्य फल कहा जाता है। इस प्रकार के फल को क्या कहा जाता है? वास्तविक फल या सत्य फल कहा जाता है। अंडाशय भित्ति जो है वो फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अंडाशय भित्ति किस में परिवर्तित हो जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। कई बार क्या होता है, बाह्य दलपुंज व पुष्पासन से भी फल का निर्माण हो जाता है, अर्थात अंडाशय से नहीं होता है। अंडाशय से नहीं होता है, बाह्य दलपुंज पुष्पासन से भी अंडाशय निर्मित हो जाता है। ऐसे फल को आभासी फल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेब, ठीक है, आभासी फल बोलेंगे। ठीक है, अंडाशय से न होकर अन्य संरचना, बाह्य दलपुंज पुष्पासन, पुष्प के अन्य संरचना से अगर होता है। कई बार और कंडीशन बताता हूँ। कई बार क्या होता है, अंडाशय में बिना निषेचन के ही, अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। बिना निषेचन के अंडाशय से किसका निर्माण हो जाता है? फल का। ऐसे फल कहलाते हैं अनिषेक फल। ऐसे फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। वह इस क्रिया को कहा जाता है अनिषेक फलन। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, केला, अंगूर, पपीता, ये अनिषेक फलन के उदाहरण आप दे सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इनके अंदर बीज नहीं बनते हैं। सीड्स का जो निर्माण है वो नहीं होता है। कई अब वर्तमान में जो वर्तिकाग्र पर कुछ हार्मोन का छिड़काव करके भी फल है वो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन वर्धी हार्मोन और जिब्रेलिन वर्धी हार्मोन। ठीक है, आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। ऑक्सिन व जिब्रेलिन वर्धी हार्मोन है, इनका वर्तिकाग्र पर छिड़काव करके भी फल प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रेरित अनिषेक फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेरित अनिषेक फलन बोला जाता है। इसके बाद में देखिए आपका टॉपिक है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। पीढ़ियों का एकांतरण क्या होता है? देखिए, अगर हम आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, आवर्तबीजी पादपों में जो जीवन चक्र है इनका, ये 2 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। जीवन चक्र है वो कितनी प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है? 2 प्रावस्थाओं में। 2 स्टेप्स इन कंप्लीट ऑफ लाइफ साइकिल। 2 अवस्थाओं में जो जीवन चक्र पूर्ण होता है, किसमें? एंजियोस्पर्म में। एक तो होती है बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, ठीक है, एक होती है युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होती है ये द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। युग्मकोद्भिद होती है ये अगुणित होती है। सबसे पहले बीजाणुद्भिद की बात करते हैं। बीजाणुद्भिद के अंदर क्या होता है? देखो, ये एक लंबी और प्रधान अवस्था होती है जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। और जाइगोट हमेशा क्या होता है? द्विगुणित होता है। ये जो बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद है ये एकांतर क्रम से चलती रहती है, एक के बाद एक चलती रहती है। ये बात भी आपको, इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं कि बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद, आवर्तबीजी पादपों बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद पीढ़ी का एक के बाद एक का आना क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण। युग्मनज बनता है, उसके बाद में पादप के अंदर मूल, पत्तियां, स्तंभ, ये इनका निर्माण होता है। जो कायिक वृद्धि द्वारा क्या, इनमें कायिक वृद्धि होती है। कायिक वृद्धि के बाद में जनन अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? जनन अवस्था। जनन अवस्था में आपको पता है एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर बनेंगे, पुष्प बनेंगे, जिस पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन होगा। अब लैंगिक जनन के लिए पुंकेसर को नर जन्नांग कहा जाता है और जायांग को क्या कहा जाता है? मादा जन्नांग कहा जाता है। जायांग के अंडाशय में बीजांड बनेंगे। जायांग के अंडाशय में क्या बनेंगे? बीजांड बनेंगे। और पुंकेसर के परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होने से जो लघु बीजाणु है उनका निर्माण होगा, जबकि बीजांड से जो गुरु बीजाणु है उनका निर्माण होगा। लघु बीजाणु के अंकुरण से आपको पता ही है नर युग्मकोद्भिद बनता है, और नर युग्मकोद्भिद जो है वो नर युग्मक बनाता है जो अगुणित होता है। इस अवस्था को गेमेटोफाइट अवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनती है, इससे अंडक बनता है। ठीक है, जो अंड कोशिका है उसका निर्माण होता है। अंड कोशिका का निर्माण होता है जो क्या होती है? अगुणित होती है। इस प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स जो है उनका निर्माण जो है वो हो जाता है। यहाँ तक इसको युग्मकोद्भिद, पहले बीजाणुद्भिद आई द्विगुणित प्रावस्था,
उसके बाद में युग्मकोद विदाई, ठीक है, इनका निर्माण हुआ सभी का, ठीक है। अब इनके वापस नर युग्मकोद विधवा मादा युग्मकोद के वापस मिलने से जाइगोट का निर्माण होगा जो द्विगुणित होगा। इसके आगे की जो अवस्था है वो बीजाणुद्भिद हो जाएगी, फिर वापस ये क्रम जो है वो चलता रहता है एक के बाद। ऐसा नहीं है कि बीजाणुद्भिद के बाद बीजाणुद्भिद आएगी, ठीक है ना, बीजाणुद्भिद के बाद गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट के बाद बीजाणुद्भिद, इस प्रकार पीढ़ियों का एकांतरण जो है वो चलता रहता है। 3 नंबर चैप्टर हो चुका है, 4 नंबर चैप्टर की बात कल से करेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर यूट्यूब पे डाला हुआ है पूरा, आपको नोट्स मैं 30 चौथा चैप्टर जैसे ही पूरा होता है ग्रुप के अंदर डाल दूंगा।